क्लास क्या पढ़ेंगे हम लोग? आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फिर उसके बाद देखेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन से। ठीक है, एक एक चीज बारीक से देखने की कोशिश की जाएगी, कैसे पहचाने कि कोई सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हेडिंग हम डालते हैं आइडियल सॉल्यूशन। इसकी आइडियल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आपका पहले कैसे बनेगा? जब आप एक सॉल्यूट लो और एक सॉल्वेंट ले, तो हम लोग पूरे एग्जांपल में, पूरे एक्सप्लेनेशन में मान लीजिए कि ए सॉल्यूट और बी सॉल्वेंट। ठीक है, क्या मान के चलेंगे? तो ऑलरेडी ए क्या है? सॉल्यूट है और बी सॉल्वेंट। ये हम लोग पूरे एग्जांपल में मान के चलेंगे और इसी तरह से समझेंगे। एक एक चीज ध्यान से देखा जाएगा। तो आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो तब हम कहेंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो आइडियल है। पहला फर्स्ट ए एंड बी both have similar structure। कब मानेंगे कि दोनों आइडियल है? ए और बी जो दोनों मिला है सॉलिड और सॉल्वेंट, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा? सेम होगा। स्ट्रक्चर सेम होने से मतलब उनकी ज्योमेट्री और उनके शेप्स, इससे है उनकी ज्योमेट्री और शेप्स से क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे मोस्टली। ठीक है, फिर क्या होगा? उनका जो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब तीसरा क्या होना चाहिए? तीन चीज देखने को मिलेगी अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, तो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा? आइडियल। ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर किससे मतलब है? आपके शेप और ज्योमेट्री से, उसके पास लोन पे है क्या है? इन सब से। सेम मॉलिक्यूलर मास भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं ए और बी, ए सॉल्यूट का बी सॉल्वेंट है, उससे पहले ये चीज आइडियल में होगी, ये सारी चीज डोंट हैव नॉन आइडियल सिंगल स्ट्रक्चर नहीं होगा। सेम मॉलिक्यूलर मास भी नहीं होगा। सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं होगा। मतलब ये चीज होगी तो आइडियल और ये चीज नहीं होगी तो नॉन आइडियल। ठीक है, तो अब बात करते हैं मेन
पे इस पे बात करेंगे। हम सबसे ज्यादा फोकस क्या करेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सपोज करो अगर मैं ए और ए लिखूं तो क्या आप समझेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड ए और ए के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर मैं बी डैश बी लिखूं, सिंपल सी बात है, ए डैश ए का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब हमारा सॉल्यूट पार्ट। बी की मान के चले तो मतलब सेम फोर्स ऑफ सेम नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी डी मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो हमारा ये हमारा सॉल्वेंट है और ये हमारा सॉल्यूट। इतनी चीज क्लियर हो गई? तो आइडियल के केस में, आइडियल होने के लिए ए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और ए के बीच में लग रहा है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और ए के बीच में लग रहा है, वही सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी और बी के बीच में लग रहा है। ठीक? और जब ये दोनों मिलके क्या बना है? सॉल्यूशन। क्या मिलके बना है? तो उनके बीच में भी सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो इस तरह हम कहेंगे कि अगर ऐसा सॉल्यूशन हमारा बनेगा तो क्या होगा? आइडियल। सिंपल समझ में आया? ए के बीच में लगने वाला फोर्स किसके बराबर होगा? बी के बीच में लगने वाला फोर्स के बराबर। और जब ए सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो ऐसा कुछ होगा कि ए और बी के बीच में फोर्स लगेगा, तो उनके बीच में भी लगने वाला फोर्स क्या होगा? सेम होगा। तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो हमारा क्या होगा? आइडियल। तो नॉन आइडियल की बात करें अगर हम तो क्या होगा? ए के बीच में लगने वाला फोर्स, बी के बीच में लगने वाला फोर्स और ए बी के बीच में लगने वाला फोर्स कोई भी आपस में इक्वल नहीं, तो उस केस में क्या होगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सिंपल सी बात समझ में आया? क्लियर? जो सॉल्यूट था उनके बीच में लगने वाला फोर्स था वो इक्वल किसके नहीं? सॉल्वेंट के बीच में लगने वाले फोर्स। और जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला दिए उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स बन रहा है वो इन दोनों से मैच नहीं कर रहा, इसीलिए वो क्या है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इससे क्या होगा? ये एक पॉइंट हो गया। इससे होगा क्या? अच्छा, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11 में कि जब किसी बॉन्ड को तोड़ते हैं तो एनर्जी लगती है और जब कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज करता है। ठीक? मतलब जब ये बॉन्ड और ये बॉन्ड क्या है? सेम है क्रॉस, तो इनके बीच में इन्हें तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगी होगी और इसे तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगी होगी वो किसके बराबर हो गई? ए बी। मतलब जब ए और बी का बॉन्ड बना होगा, ठीक, जब ए और बी का बॉन्ड बना होगा तो एनर्जी रिलीज क्या होगा? वो एनर्जी किसके बराबर निकलेगी? जब ए का बॉन्ड तोड़ा गया होगा और बी का बॉन्ड तोड़ा गया होगा। बस समझ में आया? तो ये चीज बराबर हो गई, इसका मतलब डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। जब आप ए बी को मिलाओगे तो ना ही कोई एनर्जी देनी पड़ेगी ना ही कोई एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है? इस सिनेरियो में डेल्टा H क्या होगा? एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। बात समझ में आया? क्यों होगा? समझ में आ गया? ए को तोड़ने के लिए एनर्जी लगी होगी, बी को तोड़ने के लिए एनर्जी लगी, और ये दोनों एनर्जी का अगर सम करें तो किसके बराबर होगी? ए बी के। मतलब जब ए और बी का बॉन्ड बना हो तो कुछ एनर्जी रिलीज हुई, उस टाइम पे एनर्जी रिलीज हुई होगी तो ये दोनों में क्या होगी? बराबर होगी। इसलिए डेल्टा H मिक्सिंग क्या होगा? 0। मतलब आइडियल सॉल्यूशन का बनना उस टाइम पे ना ही एनर्जी रिलीज होगी ना ही एब्सॉर्ब होगी। क्लियर हो गया? फिर हम बात कर लेते हैं सेम डेल्टा V मिक्सिंग। किस चीज की? हाँ, डेल्टा V मिक्सिंग। तो डेल्टा V मिक्सिंग का सिंपल मतलब है कि अगर आप इसे 5 ml लिया और इसे 5 ml लिया, दोनों में कितना होना चाहिए? 10 ml। ठीक है? कोई भी वॉल्यूम में इंक्रीमेंट और कोई भी वॉल्यूम में इंक्रीमेंट नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आया? जैसे सपोज करो चेंज इन वॉल्यूम क्या होना चाहिए? 0। आपने ए को कितना लिया? आपने सपोज करो ए को लिया 10 ml
ठीक, और उसमें फिर हमने VB को लिया RTM, और इसको जब मैंने मिलाया तो हमें कितना मिला 40 मतलब ऑब्वियस सी बात है 10 और 40 ml मिलाओ तो कितना होना चाहिए, सॉरी 10 और 30 ml मिलाओ तो कितना होना चाहिए 40 ml, जब 40 ml है इसका मतलब ये क्या है आइडियल सॉल्यूशन, मतलब चेंज इन वॉल्यूम में क्या होगा 0। अगर सेम सिनेरियो इसके केस में देखें, अच्छा एक चीज और बता दें, नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरीके, एक होगा पॉजिटिव डेविएशन और एक होगा नेगेटिव। तो पहले पॉइंट से करते हैं, सेम करके देखते हैं ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इस केस में तीनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होंगे, इस केस में तीनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम नहीं होंगे। इसके केस में क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या होगा, ये A और A के बीच में लगने वाला फोर्स होगा कुछ, और B और B के बीच में लगने वाला फोर्स होगा कुछ। इन दोनों से ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका होगा, A और B के बीच में लगने वाला। सिंपल सा लॉजिक है, A और A के बीच में कुछ फोर्स लग रहा होगा क्योंकि सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और B के बीच में भी कोई फोर्स लग रहा होगा। तो जब ये दोनों को मिलाओगे तो A भी बनेगा, तो A B के बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों से ही क्या होगा, कम होगा। क्लियर हो गया, तो इसलिए कैसा बनेगा पॉजिटिव डेविएशन। तो सेम नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, A और A के बीच में लगने वाला फोर्स B और B के बीच में लगने वाला फोर्स उससे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होगा, A और B। मतलब आपने A को B में मिलाया तो इनकी बॉन्डिंग ज्यादा बेटर हो गई, इनकी बॉन्डिंग ज्यादा बेटर हो गई, किसमें नेगेटिव डेविएशन। अभी मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा समय लगेगा, समझ में आ जाएगा। इसका नाम पॉजिटिव डेविएशन को मिला और इसका नाम नेगेटिव डेविएशन। कितनी लॉजिक समझ में आ गई, किसकी कंपेयर की लॉजिक पर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे हमने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। फिर अब आते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग के कंपेयर। आराम से सोचिए, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है और ये दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या स्ट्रांग है, मतलब इन्हें तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगी होगी और जब ये बने होंगे तो कम एनर्जी रिलीज की। क्योंकि आप लोग 11 से कभी तक पढ़ते आ रहे हो तो एक चीज को कॉमन समझ ही रहे होगे कि जब भी कभी स्ट्रांग बॉन्ड फॉर्म करता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। सेम बात, जितना बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी उतना ही एनर्जी वो रिलीज करेगा जब फॉर्म होगा। बात समझ में आया, मतलब जब कोई बॉन्ड फॉर्म हुआ तो वो उतनी ही एनर्जी रिलीज करेगा जितना उसको तोड़ने के लिए चाहिए। ठीक है बात, तो जब बॉन्ड क्या है वीक तो कम एनर्जी रिलीज करेगा, ये दोनों क्या है स्ट्रांग है तो इन्हें तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी दी गई। इसका हम क्या समझते हैं, हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। भाई हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ी और मिला हमको कम, देना ज्यादा पड़ा और मिला हमको कम, यानी कैसा होगा एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब मोर देन जीरो, मोर देन जीरो। ये होगा, आप समझ रहे हैं कि नहीं, हमें देनी ज्यादा पड़ी मिला हमें कम। डेल्टा V, डेल्टा V मिक्सिंग का मतलब जब आपने एक वॉल्यूम में दो वॉल्यूम मिलाया, कितना मिलाया था 10 ml और 30 ml मिलाया था, तो आइडियल केस में 40 हो रहा था। ठीक, इस केस में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह से क्या हुआ, उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ रही होगी, तो जो वॉल्यूम है वो पहले के कंपैरिजन में बढ़ गया होगा। वॉल्यूम पहले के कंपैरिजन में क्या होगा, बढ़ गया होगा।
क्यों? क्योंकि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा होगा तो जिससे मॉलिक्यूल्स क्या चलेगा, दूर चलेगा। जो मॉलिक्यूल दूर चले होंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, तो डेल्टा V मिक्सिंग क्या हो जाएगा, मोर देन 0। ये लॉजिक समझ में आया? मतलब अगर आप 10 ml और प्लस 30 ml मिलाओगे तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो 40 ml से क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब आपको 40.5 ml भी हो सकता है, 41 ml भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 40 से बस ज्यादा होगा। इसके केस में क्या होगा, डेल्टा H मिक्सिंग की बात करें तो ऑब्वियस बात है पहले का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक था, ये दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, वीक, और बाद में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, वो स्ट्रांग हुआ। तो जब भी बॉन्ड स्ट्रांग बनता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, तो जब वो एनर्जी रिलीज ज्यादा करेगा तो ऑब्वियस बात है रिएक्शन कैसा होगा, मिक्सिंग कैसा होगा, एक्सोर्ब करेगा, क्योंकि हमें देनी कम एनर्जी पड़ी होगी लेकिन मेरा ज्यादा होगा। तो डेल्टा H मिक्सिंग क्या होगा, लेस देन 0। मिला होगा ना, सिस्टम से बाहर चली गई, एनर्जी निगेटिव हो जाएगी, लेस देन 0। मिक्सिंग की बात कर ले तो पहले से बॉन्ड ज्यादा मजबूत बनता है, पहले से बॉन्ड ज्यादा मजबूत बनता है। जब बॉन्ड ज्यादा मजबूत बनता है तो उनके बीच में क्लोजनेस ज्यादा हुई होगी, क्लोजनेस ज्यादा हुई होगी, तो जो आपका वॉल्यूम है वो क्या हो गया, घट गया हो गया। तो मतलब जो वॉल्यूम पहले 40 दे रहा था आइडियल, पॉजिटिव के केस में 40 से ज्यादा हुआ, इसके केस में क्या होगा, डेल्टा P मिक्सिंग इज लेस देन 0। यानी अगर आप 10 ml और प्लस 30 ml मिलाओगे तो ऑब्वियस सी बात है 40 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब 39.5 हो सकता है, 39 भी हो सकता है, बट 40 नहीं होगा, 40 से कम हो जाएगा। ये दो पॉइंट समझ में आया। तीसरा पॉइंट किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, वेपर प्रेशर के बारे में, ठीक है। तो चलो एक आइडियल सिचुएशन लेते हैं, एक क्लोज प्रेशर था, इसको हमने 100 डिग्री सेल्सियस की हीट, ठीक है, समझना आपसे बहुत आराम से। इसमें क्या मिला, A और B, हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट किया तो यहाँ पे वेपर किसका बना, A और B का वेपर बना, ठीक। सर्टेन अमाउंट पे A और B का वेपर बना तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, PT is equal to PA plus PB लिखेंगे, आइडियल सिचुएशन है, डॉल्टन्स लॉ और क्या फॉलो होगा, गाउस लॉ भी फॉलो होगा, मतलब PA is equal to XA PA not, गाउस लॉ भी फॉलो होगा, PB is equal to XB PB not फॉलो होगा, गाउस लॉ स्ट्रिक्ट। इसके केस में क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन में इसके कंपैरिजन में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वीक हुआ है। तो जब इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स वीक हुआ है तो इस टेंपरेचर पे जो वेपर क्रिएट होगा इसके कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि बॉन्ड वीक है, कम हीट पे ही वेपर फॉर्म में चला जाएगा। मतलब जो टोटल प्रेशर जनरेट हुआ है that will be more than PA plus PB। जो पहले का प्रेशर था ये क्या, वो जो टोटल प्रेशर डेवलप हुआ इसके कंपैरिजन में यहाँ वाले कंपैरिजन तो क्या होगा, इसका ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। बात समझ आया, PB जो टोटल प्रेशर डेवलप हो रहा है यहाँ ऊपर वो पॉजिटिव के केस में क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, B है, तो जल्दी हीट पाके वेपर फॉर्म में चला जाएगा। इसके केस में क्या होगा, टोटल प्रेशर वो क्या होगा, कम होगा PA प्लस PB के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि उनमें लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो उसको
ज्यादा हीट देना, तो क्या करना पड़ेगा, ज्यादा हीट देना। तो सिंपल चल रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चल रहा है, ठीक है। हमें इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, नेगेटिव रेडिएशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स क्या है, ज्यादा। तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा हीट देना पड़ेगा। तो यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे इनका वेपर कम जनरेट होगा और इसका वेपर ज्यादा जनरेट होगा, और इसका आइडियल वेपर जितना जनरेट होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब आप देख रहे होंगे कि पॉजिटिव डेविएशन कितना मिला है, क्योंकि हर चीज में मोर देन जीरो, मोर देन जीरो, मोर देन जीरो, सब लिखा मोर देन जीरो। यहाँ क्या लिखा, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, लेस देन। तो हमको यहाँ समझ में आया कि इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, नेगेटिव रेडिएशन, और इसका क्या पड़ा, पॉजिटिव रेडिएशन। एक और इंपॉर्टेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ग्राफ, क्या है, ग्राफ। ये किसका ग्राफ है, गाउस लॉ का ग्राफ है, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। ये क्या है, वेपर प्रेशर है, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ। इस ग्राफ को हम लोग अच्छे से ऑलरेडी समझ चुके हैं, कहां पे, गाउस लॉ का लेक्चर में पढ़े थे। अब हमको समझना है आइडियल केस में पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के केस। सेम पैरामीटर, जो पैरामीटर यहाँ पे ये यहाँ पे वहां पे भी ये यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ग्राफ में क्या चेंजेस है, ये सारी सिचुएशन किसकी है, आइडियल। एक बार और रिकैप करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, देखो ये पीए नॉट यहाँ पे बता रहा है, इसका मतलब हम समझते हैं कि यहाँ पे प्योर ए, इसलिए पीए नॉट है, और यहाँ इस साइड पे क्या है, प्योर बी है, इसलिए पीबी नॉट। बीच में क्या है, अब जैसे जैसे ए के साथ बी मिलता जा रहा है, ए के साथ बी मिलता जा रहा है, वैसे वैसे प्योर वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और उस पॉइंट पर जा रहा है जहां वो क्या हो जाता है,
जीरो हो जाएगा। क्या हो जा रहा है? ठीक, आपको खुद भी समझ में आ रहा होगा यहाँ क्या हो जा रहा है, बी ही है सिर्फ ए नहीं है, इसलिए क्या हो जा रहा है जीरो। और सेम यहाँ भी इसके साथ हो रहा है, इस पॉइंट पे आते आते क्या हो रहा है, बी ही हो जा रहा है क्योंकि सिर्फ ए। और यहाँ पे तो ये लाइन क्या बता रही है, टोटल प्रेशर। सिंपल बात, इस पॉइंट पे इस मोल फ्रैक्शन पे टोटल प्रेशर कितना होगा, इस पॉइंट पे इस मोल फ्रैक्शन टोटल प्रेशर जो रीडिंग होगी वो होगी। बात समझ में आ गई? अब आओ इसमें आपने देखा जो टोटल प्रेशर है वो क्या होगा, एक्चुअल प्रेशर से बढ़ रहा है। अब क्या देखो, टोटल प्रेशर एक्चुअल प्रेशर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सिंपल सी बात है। तो ये ग्राफ कैसा जाना चाहिए, ग्राफ जाएगा कुछ कैसे जाएगा, क्यों ऐसा करेगा, क्योंकि अब आपका जो टोटल प्रेशर है वो एक्चुअल प्रेशर से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, क्योंकि फोर्स ऑफ रिएक्शन क्या है, बी। ठीक, इसकी वैल्यू कहां चली जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक, ये कहां जाएगा, नेगेटिव डेविएशन, मतलब इसमें कहां जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। ये आपका ग्राफ बनेगा, नेगेटिव डेविएशन के ग्राफ वो बनेगा, पॉजिटिव डेविएशन के ग्राफ ये बनेगा, और आइडियल ग्राफ ये। तो इसमें आपको दिख रहा है कि हर चीज की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। किसकी वैल्यू बढ़ रही है, हर चीज। इसीलिए कहां जा रहा है, पॉजिटिव साइड पे जा रहा है। मेन काम ये है, इससे हमको दिख रहा है कि भाई टोटल प्रेशर यहाँ पर ऊपर डेवलप हो रहा है, पॉजिटिव डेविएशन भी ये ज्यादा डेवलप हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, बी। और नेगेटिव के लिए यहाँ टोटल प्रेशर क्या होगा, कम डेवलप होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है। क्लियर हो गया? तो इतना सब कुछ आपका क्या है, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आपने राउल्स लॉ पढ़ा, क्या पढ़ा था, राउल्स लॉ। राउल्स लॉ का मतलब क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन। मतलब अगर कोई सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करता है तो क्या होगा, आइडियल होगा। और अगर कोई सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है तो क्या होगा, नॉन आइडियल। इतनी बात क्लियर है? मतलब दिस सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन राउल्स लॉ को सभी कंसंट्रेशन और सभी टेंपरेचर पे फॉलो करेगा। मतलब ये वाला सॉल्यूशन, इस इक्वेशन को हमेशा फॉलो करेगा, किसी भी कंसंट्रेशन, किसी भी टेंपरेचर। ये सॉल्यूशन, ये दोनों इस लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपके पास कितना डिफरेंस हो गया, एक डिफरेंस, दो डिफरेंस, तीन डिफरेंस, चार डिफरेंस, पांच डिफरेंस और छह डिफरेंस। छह पॉइंट्स पे आप आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच डिफरेंस कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है इसकी एग्जांपल्स, इसकी आती है तो उसको भी समझते हैं। इतना हुआ है, उसके ऊपर मैं एग्जांपल्स लिखता हूं और कैसे मैं दिखाने की कोशिश करूंगा बेसिकली कैसे ये इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हुआ और कैसे इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हुआ। वो आप लोग अगर ये समझ गए तो बहुत सारे एग्जांपल्स के बीच में आप खुद आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। बात समझ आई? अब एग्जांपल देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है? कुछ एग्जांपल आप खुद भी समझ लो। क्या बोला है, सेम मोलर मास होना चाहिए और क्या होना चाहिए, इंटरमोलिकुलर फोर्स सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। मैं आपको बता दूं परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता और क्लोज टू आइडियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला एग्जांपल देख सकते हो, एन हेक्सेन एंड हेप्टेन। इन दोनों का सॉल्यूशन बनाओ तो क्या बनेगा, अप्रॉक्स टू आइडियल बनेगा। क्या बनेगा, अप्रॉक्स टू आइडियल बनेगा। और आप देख सकते हो हेक्सेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके बीच में कौन सा फोर्स लगा हुआ है,
van der Waals force of attraction and heptane ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है? van der Waals force of attraction। तो पहले भी van der Waals force of attraction था, बाद में van der Waals force of attraction है। लेकिन ये बात भी आप पढ़ते हो कि जितना ज्यादा मोलर मास होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ऑब्वियस बात है हेप्टेन का मोलर मास ज्यादा होगा इसकी कंपैरिजन में, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए इसके इक्वल है, अप्रॉक्स आइडियल के इक्वल। दूसरा हम लोग देख सकते हैं ब्रोमोइथेन है क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन। तीसरा टॉलुइन एंड बेंजीन। टॉलुइन और बेंजीन सब देखो अप्रॉक्स सेम ही आ रहा है, टॉलुइन और बेंजीन। तो ये सब क्या है? आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल। ये सब कैसा एग्जांपल, कैसे सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे? आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। क्लियर हुआ? अब आते हैं पॉजिटिव वेरिएशन वाले, इसमें तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? वीक होगा। तो इथेनॉल प्लस वाटर, किसका? इथेनॉल प्लस वाटर। दूसरा CCl4 प्लस बेंजीन। तीसरा CCl4 प्लस टॉलुइन। चौथा और क्या हो सकता है? एसीटोन और CH2, एसीटोन प्लस CH2। ये भी किसके एग्जांपल है? पॉजिटिव डेरिवेशन। नेगेटिव डेरिवेशन का एग्जांपल, तो नेगेटिव डेरिवेशन का एग्जांपल आपका किसका है? HCl प्लस वाटर। दूसरा किसका है आपका? HNO3 प्लस वाटर। तीसरा किसका है आपका? CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। ये सारे किसके एग्जांपल है? नेगेटिव डेरिवेशन। क्लियर हो गया? अब समझते हैं कि ये क्यों नेगेटिव डेरिवेशन में है, क्यों इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से क्या है? वीक। आपको इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर के अंदर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आप देखो तो वाटर का स्ट्रक्चर देखो, ऐसा होगा। और इथेनॉल का भी देखो, ऐसा कुछ होगा। ये आपका इथेनॉल और ये आपका वाटर। एक इथेनॉल और दूसरे इथेनॉल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? एक वाटर और एक वाटर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जिसे बोलेंगे बी। तो जैसे आपका ये तो ये कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? आप खुद सोचो। एक इससे बनाएगा, एक इस हाइड्रोजन से बनाएगा, एक इस लोन पेयर से बनाएगा और एक इस लोन पेयर से। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता इसके पास है। ठीक है? दो ऑक्सीजन का 2 लोन पेयर और एक हाइड्रोजन के पास एक हाइड्रोजन लिक्विड। ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है? 4। कितना रखता है? 1 2 3 4। तो अब आप इसमें ये मिला लो, वाटर में क्या मिला? इथेनॉल। इथेनॉल को वाटर मिलाओगे, वाटर में क्या मिलाएंगे? इथेनॉल मिलाएंगे। ठीक है? तो वाटर में इथेनॉल मिलाएंगे। तो अब देखो 4 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहे थे, इसके पास सेम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके पास सेम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बट कम थे। तो एक्चुअल में जब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, वीक हो जाएगा। पहले के कंपैरिजन में जो पानी के पास खुद का अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पानी के पास अपना खुद का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, क्या स्ट्रांग था, इसके पास जुड़ा तो इसका क्या हो गया? वीक हो गया। प्लस इसके पास ये चीज भी जुड़ी हुई, कार्बन चेन भी जुड़ा है। तो पहला स्टेरिक
हिंड्रेंस जब भी बनाने जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम भी क्रिएट होगा, तो इस वजह से भी बॉन्ड क्या होगा, वीक बनना चाहिए। तो इसलिए आप देख सकते हो पानी पानी के बीच में 4 बॉन्ड बन रहे हैं और अल्कोहल अल्कोहल के बीच में क्या बन रहा है, मैक्सिमम 3 बन रहे हैं। क्लियर है? ठीक। लेकिन जब इनके आपस में बीच में बनेगा तो क्या हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा। समझ आ रहा है क्यों वीक हो जाएगा भाई? 3 बना रहा थे 4 बना रहा, पानी में डालो तो इसको तो ये कम बनाने लगेगा ना उससे, तो उस दूसरी चीज ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ अलग अलग, इस वजह से भी क्या है वीक। और इसमें देखते हैं सबसे फेमस एग्जांपल ये CN Cl 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 और H और आपका एसीटोन, ये है एसीटोन, ये हो गया। अब देखो फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन मिलके इसको क्या बना दे रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव बना दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं इसको, बहुत ज्यादा पॉजिटिव बना दे रहे हैं कार्बन। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है क्लोरीन और कार्बन के बीच में। जब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो वो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी ओर, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या क्रिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो इस कार्बन के पास इतना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा कि इसको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन। तो ये स्पेशल केस है हाइड्रोजन का। तो ऑब्वियस बात है फिर ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के थ्रू क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये हुआ। तो अच्छा पहले किसके किसके बीच में बन रहा था, इसके और इसके ग्रुप के बीच में बन रहा था, क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म के बीच में बन रहा था, जो कि क्या था, डाइपोल डाइपोल। क्या था, डाइपोल डाइपोल था भाई। ये भी पोलर है, वो भी दूसरा क्लोरोफॉर्म भी पोलर है। पोलर पोलर के बीच में क्या बन रहा है, डाइपोल डाइपोल। यहां क्या बन रहा है, देखो लोन पेयर और हाइड्रोजन के बीच में बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, लोन पेयर और हाइड्रोजन के बीच में। तो ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है ये पहले के कंपैरिजन में क्या है, स्ट्रांग। ये वाला बॉन्ड पहले के कंपैरिजन में क्या है, स्ट्रांग। यहां पार्शियल आयंस हेल्प कर रहे हैं। क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म के बीच में पहले डाइपोल डाइपोल में पार्शियल आयंस हेल्प कर रहे हैं बॉन्डिंग फॉर्म करने में। अब कौन फॉर्म कर रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हेल्प कर रहा है बॉन्ड करने में। इस वजह से इन दोनों का जो बॉन्डिंग है वो पहले के कंपैरिजन में क्या है, स्ट्रांग। समझ में आया? ये आपके सब एग्जांपल्स हो गए और ये मुझे लगता है इससे बाहर कुछ पूछेगा किससे, आपका आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इतना पूरा इनफ है आपके लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आपके बोर्ड के एग्जाम में आप आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप आराम से बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया और सब कुछ। और ऑनलाइन भी जो लोग देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई तो वीडियो को प्लीज शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। क्योंकि अब मैं 12th क्लास से रिलेटेड सारे वीडियोस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाइज में डालूंगा और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपको उसके अगले वीडियो में मिल जाएंगे। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे काम की चीजें मिल जाएगी अगर आप उस प्लेलिस्ट को रीच करते हो। तो थैंक यू, बाय बाय।